यस, स्टार्ट करते हैं फंक्शन का पूरा थ्योरी पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये मेरा रिवीजन सेशन है और इस रिवीजन सेशन में मैं आपके साथ क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ, किस तरह से एग्जाम की स्टडी करनी है, वो सारी बातें बताने वाला हूँ। आप में से कई लोगों का बहुत डाउट रहता है कि एग्ज़ाम्स का टाइम आ रहा है सर, प्रिपरेशन कैसे करें। ये एक टॉपिक के साथ मैं पूरा 11th पूरा 12th सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा और इस टॉपिक के साथ आप समझ पाएंगे कि रिवीजन का पैटर्न क्या होना चाहिए। फंक्शन में हम आईआईटी मेंस के प्रीवियस ईयर के 2002 से अब तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। मेंस के साथ साथ एडवांस के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर इससे आपको एक पैटर्न समझ में आएगा। सपोज आप 12th बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, आईआईटी का एग्जाम दे रहे हैं, ऑल इंडिया एमसीए का दे रहे हैं, एयरफोर्स का दे रहे हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, सभी में एक ही रूल अप्लाई होता है, जिस रूल के साथ अभी हम इस टॉपिक को रिवाइज करने वाले हैं। जिस भी एग्जाम को आप देने वाले हैं उस एग्जाम का सबसे पहला रूल ये है कि हम उसके लास्ट 5, 6, 10 ईयर के पेपर, जितने भी पॉसिबल पीछे तक के पेपर्स हैं, वो सॉल्व करें। जब हम पेपर्स को सॉल्व करते हैं तो हमें एक चीज़ समझ में आती है कि हर एग्जाम में हर साल लगभग सिमिलर क्वेश्चन होते हैं या सेम लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो हमें पहले ये कैच करना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम अभी जेईई की बात करें केवल, उसके साथ आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। मान लीजिए मैंने आपके साथ 2002 से स्टार्ट किया, तो 2002 से लेके 2003, 4, 5, 6 ये 5 ईयर के पेपर सॉल्व करने के बाद जब आप 7, 8, 9, 10 के क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि यार ये तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज है। यहाँ पे साइन स्क्वायर लिखा तो कॉस स्क्वायर लिखा होगा, साइन 2 थीटा लिखा होगा। वो बात अगर आपने ऑब्जर्व कर ली और उस बात को आपने कैच करा तो आप इस साल जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं डेफिनेटली सक्सेसफुल भी होंगे, फुल मार्क्स लेके आएंगे। चाहे आप 12th बोर्ड का दें, चाहे आईआईटी मेंस का, एमसीए का, एयरफोर्स का, एनडीए का, जो भी एग्जाम दे रहे हैं। तो ये हमें एक पहला चेंज लाना। दूसरा, पढ़ने के पैटर्न्स को समझना है। मान लीजिए आपने कोई टॉपिक्स कवर कर लिया है, तो जो टॉपिक आपने पढ़ लिया है उसका रिवीजन कभी भी स्टार्ट बुक खोल के नहीं करना। पहले उससे रिलेटेड जो थ्योरी, जैसे मैंने यहाँ फंक्शन लिखा है, इस एक चैप्टर से आपको पूरा ओवरऑल सिलेबस पढ़ने का पैटर्न समझ में आएगा। और ये बात नॉट ओनली मैथ्स, किसी भी सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। तो जैसे मान लीजिए मैंने फंक्शन लिखा है, तो सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम कि डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, डेफिनेशन के बाद डोमेन रेंज क्या होता है, पीरियड ऑफ फंक्शन क्या होता है, इवन ऑड फंक्शंस क्या होता है, मैपिंग क्या होती है, इनटू, ऑनटू फंक्शन, ग्राफ ऑफ फंक्शंस क्या होता है। पूरा जो पोर्शन आपको आता है पहले आप ब्लैंक पेज पे नोट करें। अब हो सकता है इसमें से आपको 10% आता हो सकता है 30% आता हो सकता है 60% आता हो। जो भी आता है जब आप ब्लैंक पेज पे लिख लेंगे तो एक एडवांटेज होगा कि आपको पता होगा कि इस टॉपिक में क्या क्या आता है। अब जब आप बुक ओपन करेंगे तो आप पहले ये ऑब्जर्व करेंगे कि क्या नहीं आता, बस वही पढ़ना है। तो अक्सर हम क्या करते हैं जब रिवीजन करते हैं, ये 5 मिनट का सेशन के बाद हम इस टॉपिक पे आते हैं। जब हम कोई भी टॉपिक का रिवीजन करते हैं तो हम बुक ओपन करते हैं और नाउ स्टार्ट बिल्कुल ABCD से स्टार्ट कर देते हैं। यही एक मिस्टेक करते हैं। उसमें होता ये है कि जो चीज़ें हमें आती हैं वो भी पढ़ रहे होते हैं, जो नहीं आती वो भी पढ़ रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता कि हमें क्या नहीं आता। पर जब आप एक ब्लैंक पेज पे जो रिलेटेड चीज़ें आती हैं वो लिख लेंगे तो आप केवल उन्हीं की स्टडी करेंगे जो नहीं आता है। राइट, एक तो ये करना है। सेकेंड थिंग कि जब ये पूरा रिवीजन कर लें तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करें कि जो टॉपिक आपने पढ़ा था उसके कितने आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। उसके बाद फिर वो चीज़ें जो चीज़ आपने नहीं आती है, जिन चीज़ों को आपको स्टडी करना है वो पढ़ना चालू करें। राइट, इस तरह से आप किसी भी एग्जाम में फुल मार्क्स या फुल स्कोर कवर कर सकते हैं। इस एक टॉपिक से आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और फंक्शन के बाद पहले मेरा ऑर्डर क्या होगा मैं बता देता हूँ। ये 40-50 आवर का रिवीजन सेशन है, पर ये 40-50 आवर का रिवीजन सेशन आपको 100% श्योरिटी है कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, चाहे फिर आप 12th का एग्जाम दे रहे हो, आईआईटी मेंस, एडवांस, जो भी। अब पढ़ने का तरीका क्या, किस लेवल तक जाना चाहिए। मान लीजिए कि मैं जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो जेईई मेंस में हमें पता है कि सिंगल करेक्ट ऑप्शंस आते हैं। तो जब हम सिंगल करेक्ट ऑप्शन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम इसमें लेवल थोड़ा सा बढ़ाना, तो आईआईटी एडवांस के केवल सिंगल करेक्ट ऑप्शंस को ही सॉल्व करें, बाकी मल्टीपल चॉइस और अदर जो क्वेश्चंस आते हैं उनको नहीं। क्योंकि जब तक मेंस क्लियर नहीं होगा, लॉजिकली समझना, हम एडवांस क्लियर नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम मेंस के क्वेश्चन के साथ साथ एडवांस के सिंगल करेक्ट ऑप्शन करेंगे। इसके बाद हम डिफरेंट जो एडवांस के क्वेश्चन है वो भी कवर करेंगे। पर आप सबको सजेशन है कि मेंस के बाद ही उस वाले पोर्शन को आप कवर करें,
मेंस तक आप जो है जेई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्लस एडवांस के सिंगल करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चंस और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करें। यही पैटर्न 12th बोर्ड का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो अप्लाई करें। सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड के लास्ट 5 to 10 ईयर के पेपर अच्छे से सॉल्व करें और हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख के करें। पढ़ना नहीं है, लिखना भी है कि अगर ये क्वेश्चन आया तो इसका क्या आंसर होगा और इससे डिफरेंट क्वेश्चन आया या इस पर क्या क्या पूछा जा सकता है, वो सारी बातें आपके दिमाग में आना चाहिए। राइट, अब इस टॉपिक के साथ आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे कि हमें पढ़ना कैसे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है जो 2002 में आया था, द पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। अब पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर थीटा आपने एकदम बोल दिया पाई, क्वेश्चन खत्म हो गया। पर नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। हमें अब ये वर्ड लिखा है तो हमें पीरियड से रिलेटेड रिवीजन करना है। तो मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ थ्योरी का रिवीजन भी करवाऊंगा। तो लीस्ट टाइम में आप टॉपिक को भी कवर करेंगे, कंसेप्ट भी डेवलप करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी सीखेंगे। क्वेश्चन सॉल्यूशन की मेरी अप्रोच होगी, ट्रिक से भी करवाऊंगा, मेथड से भी करवाऊंगा, लॉजिक से भी बताऊंगा, ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं। राइट, जैसे यहां पर मैंने बोला है पीरियड, द पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर थीटा मीन्स अब सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि पीरियड क्या होता है। तो पीरियड मतलब पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स। द फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन। मान फंक्शन है, अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करने पर अगर फंक्शन में कोई चेंज ना आए तो उसे हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। वेयर टी इज लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर एंड ऑल्सो कॉल्ड पीरियड ऑफ फंक्शन। राइट, अब कौन कौन से फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शन एंड पीरियड ऑफ, ये सब मैं लिखवाता चलूंगा, आप नोट करते चलिएगा। पीरियड ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स एंड सॉरी टेन एक्स नहीं, sin x cos x sec x and cosec x is 2 पाई। यानी sin cos sec एंड cosec का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है और 10x एंड cot x का जो पीरियड है वो पाई होता है। क्यों होता है हम समझे, हमको ये पता है। देखिए अब मैं ऑर्डर रखूंगा कैलकुलस से, पहले 12th का पूरा कैलकुलस, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, देन वेक्टर, 3D अलजेब्रा। पहले पूरा 12th का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, देन 11th का, और इसमें करीब 40 to 50 आवर्स लगेंगे। पर इस 40 to 50 आवर्स में आप मैथ्स पे 100% कमांड बना पाएंगे। और जिस पैटर्न के साथ मैं मैथ्स आपको कवर करवा रहा हूँ उसी पैटर्न से आप अदर सब्जेक्ट की भी प्रिपरेशन करें। यस, अब कैलकुलस में हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत लगती है। तो कैलकुलस स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगा कि एक ब्लैंक पेज पे आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले भी जितने आते हैं वो लिख लेना चाहिए। आपको मैं यहाँ बताता चलूँगा, पर आप जैसा जैसा मैं आपको पैटर्न बोल रहा हूँ, जिस ढंग से मैं आपको बोल रहा हूँ कि पढ़ो, स्टडी करो, आप अगर उसको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत एडवांटेज होगा। राइट, तो सबसे पहले हमको पता है कि फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड और फोर्थ में निगेटिव। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन पाई प्लस एक्स क्या होता है तो आप बोलते हैं माइनस साइन एक्स, इसलिए साइन एक्स का पीरियड पाई नहीं होता। पर एफ एक्स इक्वल टू, मान लीजिए मैं 2 पाई लिखता यहाँ पे तो क्या होता, 2 पाई प्लस एक्स लेता तो साइन 2 पाई प्लस एक्स साइन एक्स होता है, इसलिए साइन का पीरियड 2 पाई हुआ। पर अब 10 में देखें, अभी दिमाग में आता है कि सर 10 में भी तो ये हो सकता है। अगर मैं 10 2 पाई प्लस एक्स लिखूं तो 10 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू 10x। फिर भी पीरियड मैंने 2 पाई नहीं लिखा, क्योंकि पीरियड हमेशा याद रखिएगा लीस्ट नंबर होता है। इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं पाई प्लस एक्स करूँ, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में 10 का नेचर पॉजिटिव होता है, तो अगर मैं पाई प्लस एक्स करूँ तो 10 पाई प्लस एक्स इक्वल टू 10x। इसलिए 10x और cot x का जो पीरियड होगा वो पाई होगा, साइन कॉस सेक एंड कॉसेक का पीरियड जो होगा वो 2 पाई। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो देखते हैं। यस, अब पीरियड में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। अगर पीरियड का कोई भी क्वेश्चन मेंस या एडवांस या 12th बोर्ड या किसी भी एग्जाम में आता है, वो हमें सारे क्वेश्चन बनना चाहिए। अब सपोज मैं आपसे बोलूं फाइंड पीरियड ऑफ साइन 6x या फाइंड पीरियड ऑफ साइन π/4 + 3x, तो हमारे को कंसेप्ट डेवलप करना है। राइट, कैसे?
पीरियड ऑफ साइन ax प्लस बी, कॉस ax प्लस बी, sec ax प्लस बी एंड cosec ax प्लस बी, इन सब के पीरियड होते हैं 2 पाई अपॉन मॉड ऑफ ए। x के कोफिशिएंट का डिवाइड करना है पर पीरियड पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो सपोज x का कोफिशिएंट नेगेटिव भी हो तो हम उसके नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे। अभी एग्जांपल से बताऊंगा। एंड रिमेंबर पीरियड ऑफ tan ax प्लस बी एंड cot ax प्लस बी इज पाई अपॉन मॉड ऑफ ए। तो जैसे मैंने अगर आपसे इस क्वेश्चन का पीरियड बोला तो आप 1 सेकंड में बोलेंगे 2 पाई अपॉन 6 मीन्स पाई बाई 3। एंड रिमेंबर किसी भी फंक्शन का पीरियड अगर t है तो t, 2t, 3t, 4t ये सब होंगे। तो अगर इसको हम ऑप्शन से करने की कोशिश करें तो डेफिनेटली ऑप्शन इस तरह से हो सकते हैं पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, पाई एंड 4 पाई बाई 3। अब आप समझिए ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, क्योंकि पाई बाई 3 अगर पीरियड है तो इसके सारे मल्टीपल होंगे 2 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3। तो आप अगर कभी भी ऑप्शन पे जाएं तो सबसे पहले लीस्ट ऑप्शन को करना है, क्योंकि अगर आपने बड़े को करा तो वो सेटिस्फाई करेगा। अगर पाई बाई 3 कर गया तो उसके सारे मल्टीपल्स करेंगे, पर नहीं करा तो अगले ऑप्शन पे जाएं। तो पीरियड वाले क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बट जब भी ऑप्शन से करें ऑलवेज रिमेंबर लीस्ट पीरियड को ही कंसीडर करें। तो यहां पर हम सबसे पहले हमने समझा कि इसका पीरियड हुआ पाई बाई 3, राइट। अब जैसे मैंने इसका पीरियड पूछा आपसे साइन पाई बाई 4 प्लस 3x, तो साइन पाई बाई 4 प्लस 3x अगर मुझे इसका पीरियड बताना है तो 2 पाई अपॉन 3, राइट। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि पीरियड ऑफ कॉस पाई बाई 2 माइनस 4x, राइट। पीरियड ऑफ पाई बाई 2 माइनस 4x तो क्या होगा 2 पाई अपॉन x का कोफिशिएंट। देखिए यहां पर x का कोफिशिएंट मैंने निगेटिव रखा था पर मुझे उसका एब्सोल्यूट साइन लेना था, तो पीरियड क्या हुआ पाई बाई 2। कहीं पे कंफ्यूजन हो हमेशा पुट करके देखें, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, अब अगर हम इसको देखें तो f पाई बाई 2 प्लस अगर मैं x करूं तो हो जाएगा cos पाई बाई 2 माइनस 4 इंटू पाई बाई 2। देखिए यहां पे चेंज नहीं होगा, चेंज हमेशा कहां पर होता है, इसमें होगा। तो x की जगह क्या रखा आपने पाई बाई 2 प्लस ऑफ x, राइट। क्या करा मैंने, x की जगह क्या रखा पाई बाई 2 प्लस x। अब क्या होगा चेंज देखते हैं। आपने इसको ओपन किया cos पाई बाई 2 माइनस, इसको ओपन करिए, बोलिए 2 पाई माइनस ऑफ 4x, राइट। इसको मैं चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं cos माइनस, अगर कॉमन ले लें, अच्छा cos में माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको मैं ऐसा लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या, 2 पाई, राइट, 2 पाई माइनस ऑफ, बल्कि प्लस लिख लो, पाई बाई 2 माइनस ऑफ 4x, राइट। इसके आगे आप माइनस भी लगा लें तो चलेगा, यही है ना, माइनस ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस 4x। वैसे तो ये एक्चुअल में मैंने पाई बाई 2 लिया है, तो पाई बाई 2 के साथ वो साइन, ये एक्चुअल में ऐसा बन जाता साइन ऑफ 4x, राइट। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो पीरियड पाई बाई 2 हो जाता। पर आप इस ढंग से भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अब इससे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये ऐसा मिला 2 पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस ऑफ 4x। इस पूरे से माइनस लिया कॉमन, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, एंड कॉस 360 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये सेम बन गया, राइट। ये केवल समझाने के लिए लिया यहाँ पर, क्योंकि बाई चांस मैंने पाई बाई 2 लिख दिया था, मेंटली दे रहा हूँ क्वेश्चन इसलिए, अदरवाइज तो इसको आप इस ढंग से भी सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है बात। अब मैंने अगर पीरियड बोला है तो जब तक पीरियड से रिलेटेड पूरी थ्योरी रिवाइज नहीं हो जाएगी मैं सेकंड क्वेश्चन पे मूव नहीं करूंगा। यही ऑर्डर आपको फॉलो करना। अब सपोज आपको पीरियड आता है तो आप अगले क्वेश्चन पे मूव करो, नहीं आता टोटल रिवीजन करो। तो इस ढंग से हम एक एक क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, पूरा टॉपिक डिटेल में कवर भी हो जाएगा, IIT मेंस एडवांस के क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे और आपको हर क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर सकते हैं, राइट। यस, सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दिया साइन
π/4 माइनस ऑफ 5x, राइट। पीरियड क्या होगा, क्वेश्चन एट रैंडम लो किसी भी तरह के, 2π/x का कोफिशिएंट पर पॉजिटिव लेना है तो 2π/5। कॉन्फिडेंस कभी भी ना आए तो हमेशा पीरियड की डेफिनेशन पे जाएं, और पीरियड की डेफिनेशन ये है fx + t = fx। तो यहाँ पर अगर मैं fx + 2π/5 रख दूं, क्योंकि पीरियड में बोल रहा हूँ 2π/5, तो क्या होता है वो देखते हैं। साइन π/4 माइनस 5 टाइम्स ऑफ 2π कितना हो जाएगा, 2π/5 प्लस ऑफ x, राइट। x के प्लेस पे चेंज किया, अब क्या होगा, ये हो गया साइन π/4 माइनस ऑफ 2π माइनस ऑफ 5x, राइट। अब अगर मैं आपसे इसमें बोलूं, बिल्कुल सेम फंक्शन बनाना है मुझे π/4 माइनस 5x ही मिलना चाहिए। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि इसमें से माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन लेने पे क्या आएगा, या ऐसा लिख लें, साइन -2π प्लस π/4 माइनस ऑफ 5x लिख सकते हैं। देखिए -2π को यहाँ लिख दिया, π/4 माइनस ऑफ 5x। अब क्या होगा, ध्यान दीजिए, साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, ये सब रिवाइज करना है आपको, ये रिवीजन सेशन है। साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो यहां से अगर मैं माइनस कॉमन लूं तो माइनस साइन 2π माइनस π/4 माइनस 5x मिला, राइट। अब साइन याद होना चाहिए, साइन 2π माइनस थीटा, ये सब चीजें क्लियर होना चाहिए, इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो एक माइनस ये है, एक माइनस और आया, तो मुझे मिल गया साइन π/4 माइनस 5x में इक्वल टू fx। तो पीरियड क्या हुआ, 2π/5। ये 2-3 क्वेश्चंस पे करना इनिशियली, आप कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें किस लेवल तक के क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीजें मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, राइट। अब सपोज आपको क्वेश्चन दूं मैं कि fx इक्वल टू दिया हुआ है, fx इक्वल टू दिया है 10 π/3 प्लस 3x, क्या होगा, 10 है तो 10 का स्टैंडर्ड पीरियड होता है π/, कोफिशिएंट ऑफ x। मान लीजिए क्वेश्चन है cosec π/8 माइनस 12x, पीरियड क्या होगा, 2π/, -12 का मॉड मीन्स π/6। पुट करके नहीं देखना है। ये तो हुआ सिंगल फंक्शन। मान लीजिए फंक्शन सिंगल नहीं है तो क्या होगा, मोर देन 2 फंक्शन होते तो क्या होता। सपोज मैं आपको क्वेश्चन दूं, fx इक्वल टू साइन 6x प्लस 10 8x, क्या होगा पीरियड। अगर 2 और मोर देन 2 फंक्शन है और बीच में प्लस या माइनस का साइन है, मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए नहीं बात कर रहा हूं, प्लस या माइनस का साइन है, तो इंडिविजुअली पीरियड निकालिए। इसका पीरियड निकाला, p1 मान लेते हैं 2π/6, इसका पीरियड निकाला π/8। अगर ये सॉल्व होता है तो बिल्कुल कर दीजिए, π/3 ये π/8 ही रहा। अब ओवरऑल पीरियड का रूल हुआ LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन, ये ट्रिक है, HCF ऑफ डिनोमिनेटर, मीन्स न्यूमरेटर क्वांटिटी का LCM लें, डिनोमिनेटर क्वांटिटी का HCF लें, तो ये 3 × 1 है, ये 8 × 1 है, तो ओवरऑल π/1, तो ओवरऑल पीरियड इज पाई। तो जब भी प्लस माइनस 2 और मोर देन 2 फंक्शन हो तो आप पहले इंडिविजुअल पीरियड निकालें, सॉल्व होते हैं तो सॉल्व करें, फिर कॉमन पीरियड लें। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया हो fx इक्वल टू cos 8x प्लस 10 12x ले लिया, राइट। इसका पीरियड बोलिए, p1 लिखें 2π/8, इसका पीरियड बोलिए π/12, मतलब इसका पीरियड हुआ π/4, इसका पीरियड हुआ π/12। ओवरऑल पीरियड बोलूं तो एलसीएम होगा पाई का पाई, 4 और 12 का HCF 4, यानी ओवरऑल पीरियड इज π/4। तो जब 2 एंड मोर देन 2 फंक्शन हो, बीच में प्लस माइनस साइन हो, तो इस ढंग से निकालेंगे। ऑप्शन तो आप हमेशा ही अप्लाई कर सकते हैं, पुट करके देख सकते हैं, पर ये एक सिंपलेस्ट अप्रोच हुई। अब सपोज मैं आपको क्वेश्चन ऐसा दे दूं जो ये दिया हुआ, जैसे यहाँ पर fx इक्वल टू, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, साइन स्क्वायर x होता, तो स्क्वायर होने पे क्या होता है कि कोई भी इवन पावर की क्वांटिटी अगर कभी भी होगी, एनी इवन पावर, तो हम एक चीज समझ सकते हैं कि नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर पाई रखूं
तो साइन पाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर, पहले तो ये हुआ साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन एक्स का स्क्वायर हुआ, यानी साइन स्क्वायर एक्स हुआ। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर पाई हो गया। पर मुझे केवल ये सिंगल क्वेश्चन नहीं करना है, मुझे इससे रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन करने हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं या प्रोबेबल क्वेश्चन है, ये मेरा अप्रोच होगा। तो अब यहाँ स्क्वायर में एक चीज समझ में आई कि किसी भी इवन पावर के लिए पीरियड में क्या चेंज आता है, राइट किसी भी इवन पावर के लिए पीरियड में क्या चेंज आता है। तो अगर हम समझे तो मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू, हम एक जनरल लिख लें, साइन की पावर 2n, यानी साइन की पावर 2n ax प्लस बी, या कॉस की पावर 2n ax प्लस बी, या सेक की पावर 2n ax प्लस बी, या कॉसेक की पावर 2n ax प्लस बी, इन सब के पीरियड हाफ हो जाएंगे, यानी पाई अपॉन मॉड ऑफ ए। और यहाँ पर टेन और कॉट भी सेम रहेगा, राइट टेन और कॉट सेम इसलिए रहेगा कि यहाँ पर 10 में हाफ नहीं हो सकता, यानी इन सब के पीरियड सेम, क्योंकि 10 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप मिसकंसेप्ट बना ले कि इसके हाफ है तो इसके। तो अब हमें एक कंसेप्ट बनाने को आता है कि अगर ऑड पावर हुई, ऑड पावर मतलब 1 3 पाई, तो पीरियड के 2 पाई अपॉन मॉड है और इन दो के पाई अपॉन मॉड है। पर इवन पावर हुई तो इसका पीरियड हमेशा पाई अपॉन मॉड ए होगा। यानी अगर आपको इवन पावर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है साइन की पावर 6 5x, तो पीरियड हुआ पाई अपॉन 5। मान लीजिए क्वेश्चन है 10 की पावर 4 पाई बाई 16 प्लस 3x, तो पीरियड हुआ पाई अपॉन 3, राइट। और यहाँ पर एक चीज याद रखिए, फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है कि कोई भी स्टेटमेंट को जनरलाइज नहीं कर सकते। यानी मैं जो भी स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, हो सकता है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में चेंज हो जाए, तो पूरे फंक्शन में कोई स्टेटमेंट जनरलाइज नहीं होगा, मोस्टली क्वेश्चन में अप्लाई होगा, पर हो सकता ना भी होगा। अब जैसे अगर साइन के साथ कॉस भी आ जाए, टेन भी आ जाए, तो डिपेंड ऑन क्वेश्चन। अच्छा, अब यहाँ पर बात करते हैं अगर मॉड फंक्शन आ जाए तो क्या चेंज होगा। मान लो मैं आपसे बोलूँ कि फाइंड पीरियड ऑफ मॉड साइन एक्स, तो मॉड फंक्शन इज लाइक अ इवन फंक्शन, राइट। तो मॉड फंक्शन इज लाइक इवन फंक्शन, मतलब यहाँ पर अगर मैं पाई प्लस एक्स करूँ तो वही सेम माइनस साइन एक्स दिस इक्वल टू साइन एक्स। तो अब हम मॉड के साथ फिर एक कंसेप्ट बना लें कि फिर चाहे मॉड साइन एक्स प्लस बी हो, या कॉस हो, या सेक हो, या टेन हो, इन सब के पीरियड, टेन के भी, इन सब के पीरियड पाई अपॉन मॉड ऑफ ए होते। अगर मैं आपसे बोलूं कि फाइंड पीरियड ऑफ मॉड टेन 6x, तो आप बोलते पाई बाई 6। फाइंड पीरियड ऑफ मॉड कॉसेक 8x, तो आप बोलते पाई बाय 8, राइट। सेम कंसेप्ट होगा। पर अगेन मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा दे दूं, देखना आप कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ भी है। सपोज मैं आपको क्वेश्चन दूं एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या होगा। एकदम से दिमाग में आ सकता है कि यार इसका पीरियड तो पाई बाई 2 हो सकता है कि नहीं, रख के देखें। कोई भी चीज बिना रखे, बिना कंसेप्ट बनाए ना पढ़े। साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, राइट। अब साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, ये इक्वल टू एफ एक्स नहीं है, मतलब पीरियड पाई बाई 2 नहीं है, इसका पीरियड पाई बाई 2 नहीं है। अब पाई रख के देखें तो क्या होगा, राइट। अगर मैं यहाँ पर पाई रख के देखूँ तो पाई प्लस एक्स, थोड़ा मैं रिवीजन ले रहा हूँ तो कुछ एक चीज़ें स्कैप करता हुआ चलता हूँ, वो आप ध्यान रखिएगा। और पूरी कोशिश करता हूँ कि कहीं पे बोर्ड पे मिस्टेक ना हो, पर कभी कोई प्लस माइनस हो तो आप चेक करते हुए चलिए। तो जैसे मैंने पाई रखा तो क्या होगा, साइन पाई प्लस एक्स प्लस कॉस पाई प्लस एक्स, साइन 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये माइनस कॉमन लिया तो मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, राइट।
अब यहां पर इसका मतलब पीरियड हुआ पाई। ये सारे क्वेश्चंस आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे, आपके पास जो गाइड होगी उसमें मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने अपनी साइट पे भी ये शीट अपलोड करवाई है, जिससे कि आप उसके साथ स्टडी करें। पहले आप प्रीवियस ईयर के पहले थ्योरी रिवाइज करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, जहां नहीं बने वहां पर ये जो मेरा अप्रोच है उसको डेवलप करें, अपने पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करें, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए, अब अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा दे देता मॉड साइन एक्स, देखो क्वेश्चन में कैसे कैसे चेंज होते हैं, प्लस मॉड कॉस एक्स। अब क्या होगा, अगर मैं यहां पर पाई बाई 2 रख दूं तो पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। यहां पर साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा पर मॉड होने से वो प्लस हो गया। तो देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में क्योंकि दोनों मॉड के अंदर थे इसलिए पीरियड पाई था, पर यहां पर पीरियड पाई बाई 2 हुआ। तो इस ढंग से बेसिक छोटी छोटी चीजों में चेंजेस आ सकता है। तो पीरियड का मतलब हुआ कि अगर फंक्शन में हमने टी रखा और फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया तो उसे पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। और ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शन। इसके अलावा एक फंक्शन और होता है जिसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, वो भी पीरियोडिक फंक्शन होता है, जिसकी फॉर्म x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो सकती है या ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस x हो सकती है। इन दोनों के पीरियड 1 होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे अगर मैं इसमें कोई भी आपने 2 पे वैल्यू 2.5 पे वैल्यू निकालो, 2.5 माइनस 2 इक्वल टू 0.5। अगर आप 3.5 भी निकालते तो भी 0.5, 4.5 भी निकालते तो भी 0.5, राइट। तो इसका पीरियड हुआ 1। अब जब मैंने पीरियड का रिवीजन किया तो आप सबसे पहला थॉट कि आप पीरियड के 2002 से लेके अब तक कौन कौन से मेंस में क्वेश्चंस आए हैं या एडवांस में क्वेश्चन आए वो सारे करना है। अच्छा, अभी पहले सेशन में मैं जेई मेंस के क्वेश्चंस करूंगा और फिर एडवांस के फर्स्ट लेवल सिंगल करेक्ट ऑप्शंस के करूंगा। तो एक ऑर्डर मेंटेन रखेंगे जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो अब 2002 के अलावा पीरियड के कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं वो देखें और आप समझेंगे कि जितनी मैंने आपको थ्योरी रिवाइज करवाई है इतनी थ्योरी से आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और यही काम आपको करना है। जब आपको पुराने 15 साल के पेपर आपसे कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व हो सकते हैं तो करंट ईयर का पेपर भी क्यों नहीं सॉल्व होगा, 100% होगा। बस हमारी कमी ये होती है कि हम प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व नहीं करते या करते हैं तो उस लेवल पे नहीं करते कि नेक्स्ट पेपर आपको एक मॉक पेपर जैसा लगे। और मेरा अप्रोच ये होगा कि आप जो लास्ट 15, 16, 20 ईयर के पेपर हैं उनको इस लेवल पे सॉल्व करें कि इस साल जो आप एग्जाम देने वाले हैं वो एग्जाम आपको एक मॉक पेपर जैसा लगे, आपको क्वेश्चन देखते ही उसके सॉल्यूशन समझ में आए। यही हमारी अप्रोच होगी और यही आपको अपनी अप्रोच में चेंज लाना है या डेवलप करना है। राइट डाउन दिस पोर्शन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी 2002 में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पीरियोडिक, मतलब कौन सा फंक्शन पीरियड फंक्शन नहीं होगा। अब अभी हमने पढ़ा है इसीलिए रिवीजन किया, साइन मॉड साइन एक्स हो या साइन स्क्वायर एक्स हो, कॉस 4x है, टेन स्क्वायर हो, इसमें आप अगर नोटिस करें तो ये तीनों तो पीरियोडिक फंक्शन है। अच्छा, इन क्वेश्चन पे थोड़ा केयरफुल होना है। नॉट लिखा है, हम कई बार सही वाले आंसर पे चले जाते हैं। ये तो करेक्ट है, नॉट पूछा है तो ये ऑल 3 आर करेक्ट। अब ये क्यों करेक्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पर रूट लग गया। रूट लगने से क्या होगा, अगर हम अलग से समझें, कॉस रूट एक्स है, अगर मैं यहाँ पर 2 पाई करूँ या जो भी करूँ अंडर रूट के वजह से 180 प्लस या 260 प्लस वाला फॉर्मूला ही नहीं लगेगा, इसलिए पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा। और एक फंक्शन नहीं है तो उसके साथ जितने भी फंक्शन है वो सब भी नहीं होंगे, राइट। तो दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कॉस रूट एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है बात, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2002 का है। देखिए क्या क्वेश्चन है, द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स log बेस 3x/3। ये क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, पर जैसे ही डोमेन आया हमें रिवीजन करना है डोमेन और रेंज का, राइट। अब डोमेन और रेंज का एक शॉर्ट रिवीजन में करवाता हूँ। सबसे पहले अगर हम फंक्शन की डेफिनेशन पे जाएं तो फंक्शन की डेफिनेशन ये है, रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल, वन इज इंडिपेंडेंट, ये जनरल डेफिनेशन है, बाकी मैपिंग में हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल, वन इज इंडिपेंडेंट, another is dependent is called function. Independent variable is called input or also called domain. Dependent variable means output and also called range, right? Up relation between 2 variable, one is independent, another is dependent is called function, where
independent variable is called input or also called domain, dependent variable is called output or also called range. इसको independent dependent क्यों बोलते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने y की जगह लिखा x स्क्वायर, x की वैल्यू 1 पुट की तो y 1 मिला, -1 पुट की तो भी 1 मिला, x की वैल्यू 2 पुट की y 4 मिला, x की वैल्यू -2 पुट की y 4 मिला, यानी y चेंज हो रहा है पर डिपेंड ऑन x, मीन्स x इंडिपेंडेंट हुआ, y डिपेंडेंट हुआ क्योंकि y x की वैल्यू पर या इनपुट पर डिपेंड कर रहा है। अब बात करते हैं डोमेन की या इनपुट की। डोमेन की क्या डेफिनेशन होती है? डोमेन मतलब द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन फंक्शन इज डिफाइंड। क्या बोला मैंने? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन फंक्शन इज डिफाइंड। अब बात आती है कि फंक्शन इज डिफाइंड, तो हम पहले समझें कि नॉट डिफाइंड क्या होता है। नॉट डिफाइंड मतलब जिस पर कोई रिजल्ट ना मिले, फॉर एग्जाम्पल 0/0, ∞/∞, 1/0, राइट, 1 पावर ∞, ∞ पावर 0, log नेगेटिव, अंडर रूट नेगेटिव एक्सेट्रा, राइट, जिन पर कोई रिजल्ट ना मिले, यानी ऐसा इनपुट जिस पर कोई रिजल्ट मिलता है उसे हम बोलते हैं डोमेन। आपने कभी भी कैलकुलेटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जब यूज़ करते हैं तो उसकी डोमेन पे वो डिफाइंड होते हैं। आप कैलकुलेटर पर जैसे ही 3/2 लिखते हैं 1.5 मिलता है, पर 3/0 मिलते हैं, ई लिखा आता है, एरर आता है। एरर मतलब होता है क्योंकि आपने रॉन्ग इनपुट दिया, 3/0 पे डिफाइंड नहीं है। या √4 निकालेंगे तुरंत 2 आएगा, पर √-4 निकालेंगे तो आपको फिर ई लिखा आएगा, एरर लिखा आएगा, बिकॉज अंडर रूट नेगेटिव नॉट डिफाइंड होता है, राइट। तो डोमेन की डेफिनेशन हुई द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन फंक्शन इज डिफाइंड। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज होता है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। डोमेन और रेंज को निकालने के लिए हम ग्राफ को भी यूज कर सकते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू ग्राफ चलें तो एक्स एक्सिस जो होता है वो इनपुट होता है, वाई एक्सिस जो होता है वो आउटपुट होता है। मतलब डोमेन हमेशा एक्स एक्सिस पर रखेंगे, रेंज हमेशा वाई एक्सिस पे। आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, आप क्रिकेट मैच में बताइए क्या इनपुट है? डोमेन क्या है हमारा? बॉल। जब तक बॉल नहीं फेंकेंगे हम रन नहीं बना सकते। तो आपने देखा होगा ओवर्स यहाँ लिखे आते हैं और रन का ग्राफ ऐसा बना होता है कि पर ओवर कितने रन बन रहे हैं। तो इनपुट दिए बिना कभी भी आउटपुट नहीं मिल सकता। जैसे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्ट होना चाहते हैं, आपके थॉट्स बहुत अच्छे हैं, आप चाहते हैं मैं करूं करूं करूं, पर अगर आप इनपुट ही नहीं देंगे, एफर्ट्स ही नहीं देंगे, तो आप किसी एग्जाम में सिलेक्ट नहीं हो सकते। रिजल्ट कैसे मिलेगा? आप चाहते हो कि 12th में आपके 100 आउट ऑफ 100 आए या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सिलेक्ट हो, तो विदाउट इनपुट ये पॉसिबल नहीं है। तो हम चाहते तो हैं कि हम बहुत अच्छा करें, पर हम उसके लिए उस लेवल पे इनपुट नहीं देते जिस लेवल की रिक्वायरमेंट होती है। अब से आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हम उस लेवल से ज़्यादा इनपुट देंगे जिससे कि हमारा सिलेक्शन कोई रोक ना सके। तो बिना इनपुट के आउटपुट नहीं मिल सकता। तो इनपुट एक्स एक्सिस, आउटपुट वाई एक्सिस, राइट। अब अगर हम बात करें स्टैंडर्ड फंक्शन की, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है, अगर हम इनकी डोमेन और रेंज याद कर लें जो मैंने आपको पढ़ाया था, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, यहाँ ले लेते हैं डोमेन, यहाँ ले लेते हैं रेंज, ये आपको एक रिवीजन करना है। जैसे सबसे पहले हम बात करें लीनियर फंक्शन की, तो लीनियर फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होती है? y = ax + b। डोमेन भी रियल नंबर, रेंज भी रियल नंबर, राइट। रियल नंबर का एक और तरीका होता है लिखने का, -∞ टू +∞ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर कोई भी लीनियर फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो डोमेन, रेंज, रियल। नेक्स्ट बात करते हैं स्क्वायर फंक्शन की। स्क्वायर फंक्शन की डोमेन रियल, बट रेंज अगर हम बोले तो 0 to ∞। रेंज का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू, राइट। अगर कोई भी इवन पावर हो, स्क्वायर हो, पावर 4 हो, आपने देखा होगा इसका ग्राफ कुछ इस ढंग से बनता है और इसका ग्राफ ये बनेगा। देखिए ये निगेटिव में जाएगा भी नहीं, पैराबोलिक कर्व होगा। स्क्वायर फंक्शन के बाद बात करूं मैं मॉडुलस फंक्शन की, तो मॉड फंक्शन जस्ट लाइक स्क्वायर फंक्शन, कोई भी इनपुट दोगे निगेटिव आउटपुट नहीं मिलेगा। तो डोमेन रियल बट रेंज 0 to ∞। अगर हम इसको ग्राफिकली समझें तो पॉजिटिव इनपुट पे पॉजिटिव, नेगेटिव इनपुट पे भी आउटपुट पॉजिटिव। इसलिए मॉड एक्स की डेफिनेशन हम लिखते हैं x if x is greater than equal to 0 -x if x is
लेस देन 0। बहुत कम टाइम लगेगा पर आप पूरे टॉपिक की रिवीजन कर पाएंगे। फंक्शन सबसे टफ चैप्टर है माना जाता है, पर आप जब मेरे साथ फंक्शन पढ़ेंगे आपको इजीएस्ट लगेगा। आप मेंस और एडवांस के क्वेश्चन क्विकली मेंटली सॉल्व कर पाएंगे। जब आप इस टॉपिक को कर सकते हैं तो आप किसी भी टॉपिक को कर सकते हैं, और इसलिए मैंने फंक्शन से स्टार्ट किया पूरा थियरी रिवीजन के साथ। लास्ट 2002 से लेके अब तक के मेंस के क्वेश्चन, आईआईटी एडवांस के 33-40 ईयर के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर करेंगे। राइट, नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। राइट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डोमेन रियल नंबर, रेंज इज इंटीजर। राइट, कोई भी इंटीजर बोल सकते हैं, आई लिख देते हैं। आप इनपुट कुछ भी दो, आउटपुट हमेशा इंटीजर मिलेगा। मैं पूरा ट्राई करूंगा कि जैसे अभी डोमेन रेंज बता रहा हूँ सारे फंक्शंस की लिखूं, पर कुछ छूटेगा भी तो क्वेश्चन के साथ मैं आपको थ्योरी कवर करूंगा। यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। यस, अगर हम इसका ग्राफ देखें तो हमें पता है इसका ग्राफ स्टेप ग्राफ बनता है। 0 से 1 में 0 वैल्यू होती है, 1 से 2 में 2, 2 से 3 में, सॉरी 1 से 2 में 1, 2 से 3 में 2, 3 से 4 में 3, -1 से 0 में -1, -2 से -1 में -2, लाइक दिस। राइट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाद बात करूं, स्क्वायर रूट फंक्शन, डोमेन 0 to infinity, रेंज इज ऑल्सो 0 to infinity। डोमेन को अब जब कभी भी स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखिए इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से कंपेयर करें। ग्राफ भी अगर इसका देखें तो मिनिमम इनपुट 0, मैक्सिमम फिर डिपेंड करता है। राइट, अगर fx के बाद बात करूं मैं log x की, तो log x का डोमेन, अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन हो गया 0 to infinite और x ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं होगा रेंज -infinity to +infinity। राइट, ग्राफ अगर देखें तो कुछ इस ढंग से, ठीक log 1 0, 0 से 1 में log का नेचर नेगेटिव और 1 के बाद फिर पॉजिटिव हो जाता है। इसी का अगर एंटीलॉग फंक्शन देखें मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होगा, रेंज डोमेन बन गई। कोई भी एंटीलॉग फंक्शन का ये रूल होता है एंटी फंक्शन के लिए, पर रेंज के लिए जरूरी नहीं, पर यहाँ पर ऐसा ही है 0 to infinity। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ आपको ध्यान होगा कुछ इस तरह से, लाइक दिस। क्लियर है बात? नेक्स्ट आते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन पे। रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है, fx इक्वल टू, रेसिप्रोकल फंक्शन मीन्स fx इक्वल टू 1/x, डोमेन all real number except 0, range is also all real number except 0। राइट, नेक्स्ट आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक सिग्नम फंक्शन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं सिग्नम फंक्शन का क्या होगा, x अपॉन mod of x, डोमेन रियल नंबर एक्सेप्ट 0, रेंज -1 एंड +1। राइट, इसके बाद बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ अभी जब मैं फंक्शन की मैपिंग बताऊंगा उस समय समझाऊंगा, क्योंकि इनवर्स मैपिंग जब भी डिफाइंड होती है जब फंक्शन 1-1-on-2 होता है। तो 1-1-on-2 फंक्शन के साथ ही आप इनवर्स का इमेजिनेशन कर सकते हैं। इसलिए अभी हम इसकी डोमेन और रेंज लिखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम जब मैपिंग को का रिवीजन कर रहे होंगे उस समय हम इसके ग्राफ को समझेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में fx इक्वल टू नंबर 1 sin x, डोमेन रियल नंबर, रेंज -1 to +1। यहाँ डोमेन लिख रहा हूँ, यहाँ रेंज लिख रहा हूँ। अगर इसी का इन्वर्स फंक्शन देखें हम, याद रखिएगा किसी भी फंक्शन का इन्वर्स के लिए एक फिक्स रूल है कि जो रेंज है वो इन्वर्स फंक्शन की हमेशा डोमेन बनेगी। बट इसका डोमेन, इसका रेंज बनेगा नॉट नेसेसरी, क्योंकि रेंज इनपुट पे डिपेंड करता है और हमें पता है साइन इनवर्स 1 इज π/2, साइन इनवर्स -1 इज -π/2। तो यहाँ पर इसका रेंज हुआ -π/2 से π/2। ठीक है, लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जरूर ऐसा होता है डोमेन और कोडोमेन इंटरचेंज होती है, क्योंकि वो 1-1-on-2 होता है।
पर बाकी जगह ऐसा नहीं होगा। इसीलिए इस फंक्शन के ग्राफ को बनाने के लिए इन्वर्स के इसकी मैपिंग को पहले 1 1 ऑन 2 पे ले जाते हैं, जब उसके ग्राफ की इमेजिनेशन करते हैं, जब राइट ग्राफ बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं f(x) = cos x, डोमेन रियल नंबर, रेंज इज -1 to +1। इसी तरह से आपको भी रिवीजन करना है। f इनवर्स x अगर cos इनवर्स x है तो -1 से +1, रेंज इज 0 to π। नेक्स्ट आते हैं f(x) = tan x, तो डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 π/2। आपको पता है ये है sin x अपॉन cos x। cos को 0 नहीं होना चाहिए और cos 0 होता है मल्टीपल ऑफ π/2 के, तो उनको छोड़ना है। रेंज इज -∞ to +∞। नेक्स्ट आते हैं tan इनवर्स x, डोमेन इज -∞ to +∞, रेंज इज -π/2 से +π/2, राइट। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। रिमेनिंग 3 कोई डोमेन रेंज आप लिखिएगा। अब ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? साइन इनवर्स log बेस 3 x/3। अब यहाँ पर ये कंपोजिट फंक्शन कहलाता है और फंक्शन ऑफ फंक्शन, यहाँ पर साइन भी है और लॉग भी है। अगर लॉजिकली देखें तो लॉग में ये >0 होना चाहिए, पर इनवर्स के साथ देखें तो साइन इनवर्स x की, अभी मैंने आपको बताया, डोमेन होती है -1 से +1 के बीच, राइट। इस कंसेप्ट से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसका मतलब इस पूरे को -1 से +1 के बीच में होना चाहिए। अब इसका हम लेंगे एंटीलॉग। एंटीलॉग कैसे लेंगे? log बेस AB = अगर C हो तो A⁻C = B। एंटीलॉग लिया 3⁻−1 < x/3 < 3⁻1। 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 to 9, मीन्स डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज सिंपली 1 to 9। अब डोमेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे। अपने आप आपको सारे क्वेश्चंस बनेंगे जो डोमेन रेंज की रिलेटेड या रिमेनिंग थ्योरी होगी वो हम क्वेश्चंस के साथ कवर करेंगे, राइट। तो हमारा ऑब्जेक्ट या आपके पढ़ने का ऑब्जेक्ट एक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन से रिलेटेड जो थ्योरी है और अगर नहीं आती है तो उसका रिवीजन भी करते हुए चलना है।